स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ IAS में। मेरा नाम है शेखर चौधरी और आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेक्चर सीरीज़ में बहुत ही महत्वपूर्ण जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन के इवोल्यूशन में, उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में एक बहुत ही प्यारा सा सेंटर है जहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम है, जहाँ पर ये कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। सायरकस यूनिवर्सिटी, मैक्सवेल स्कूल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बात करते हैं कि मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंसेस क्या थी और इससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन पे क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ देखने वाली बात है कि फर्स्ट मिनोब्रुक जो कॉन्फ्रेंस संपन्न हो रही थी वो 1968 में हुई थी। अगर आपने USA के थोड़े से इतिहास को जानते हैं और कहीं पर GS में या अखबारों में कहीं पर 1960s का दौर या इवन मूवीज़ में 1960s का दौर देखा है, जैसे एक बहुत ही प्यारी मूवी है जिसका नाम है द ग्रेट डिबेटर्स। उसमें रोज़ा पार्क महिला का नाम भी है, जो कि पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने विरोध किया बस में बैठ के और सीट ना देके वाइट मैन को। तो उस समय का जो अमेरिका था कई बहुत ही जटिल दौर से गुजर रहा था। एंगर था, अनरेस्ट था गवर्नमेंट के खिलाफ। साथ में जो ब्लैक्स का इक्वालिटी के लिए मूवमेंट था वो चल रहा था। साथ में अर्बन राइट्स हो रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ में हंगामा होता था, ब्लैक्स अपनी बात मनवाना चाहते थे, इक्वालिटी चाहते थे। साथ में US की गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था वियतनाम वॉर को लेके भी। इसके अलावा 1950s का जो यूफोरिया था, बेबी बूमर्स का एक जो बहुत ही बाज़ारवाद से धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों का मोहभंग होने लगा और लोगों को लगा कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं सबके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा है। इसी बैकड्रॉप में एंगर, अनरेस्ट, अमेरिका की बुरी हालत। उससे पहले एक साल पहले फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें इन चीज़ों को उभारा गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा सोशली इक्विटी वाला, सोशली रेलेवेंट होना चाहिए। पार्टिसिपेंट्स इस कॉन्फ्रेंस में जो पहली हुई थी वो ज़्यादातर लोग पॉलिटिकल साइंस से आ रहे थे। पॉलिटिकल साइंस जो कि मदर डिसिप्लिन भी माना जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वहाँ से लोग ज़्यादा थे और इनका जो फोकस था वो कैसे चेंज लाया जाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कैसे लोगों की समस्याओं को सॉल्व किया जाए और रेलेवेंट बनाया जाए जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। सोशल इक्विटी और वैल्यूज़ कैसे लाई जाएं, कैसे सोशल इक्विटी लाई जाए, कैसे ऐसे लोग जो मार्जिन्स पे चले गए हैं उनके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करने को तैयार था। इसी चीज़ों पे चर्चा के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये जो स्कॉलर हैं, चेयरमैनशिप ड्वाइट वॉल्डो, इनके अध्यक्षता में ये संपन्न हुई थी। इसके अलावा यहाँ से जो उत्पन्न होकर आया एक नई जो सोच आई न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि ऐसा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था जो कि 1950s या उससे पहले से चला आ रहा था अमेरिका में, उससे इतर था, उससे अलग था। ये क्या चाह रहे थे कि सरकार जो है रेलेवेंट चीज़ों को उठाए, लोगों के प्रति रेलेवेंट हो सरकार और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। साथ में वैल्यूज़ हों, उसमें वैल्यूज़ का मतलब है कि ऐसी प्रेफरेंसेस ली जाएं जो सबके साथ न्याय कर सके, वहाँ पर प्रेफरेंस ऑफ चॉइसेस। इसके अलावा वहाँ पर सोशल इक्विटी पे ध्यान दिया जाए, ये सब चीज़ें करी गई थी। तो आया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आगे चल के इसमें भी खामियां दिखी 1968 और उसके बाद ये जब आया तो इसको रिप्लेस कर दिया मार्केटवाद ने भी, क्योंकि इसने जो पुरानी ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसीज थी उनको क्या किया, एग्जैजरेट किया, उनको बढ़ाया, बिग ब्यूरोक्रेसी सिंड्रोम को बढ़ाया, तो इसको भी रिप्लेसमेंट होना पड़ा। इट्स थीम, टेन्योर और टोन जो थी 1968 की मिनोब्रुक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस की, वो क्या थी, रेडिकल थी बहुत ही और एंटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि गवर्नमेंट से लोग नाराज़ थे और लोग बहुत इमोशंस के साथ आ रहे थे। जो स्कॉलर्स आए थे, क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे कि अमेरिका के प्रशासन की स्थिति अच्छी नहीं है, हमारे आसपास पूरे के पूरे समाज में एक तरीके से उबाल है। जैसे मैंने ब्लैक मूवमेंट की बात करी इक्वालिटी के लिए, साथ में जो बाज़ारवाद से मोहभंग हो रहा था अमेरिका के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी और लोगों का भी। ऑयल प्राइसेस शूट हो रहे थे, वियतनाम वॉर का दौर था,
क्रिटिसिज्म हर तरफ से गवर्नमेंट को हो रहा था, राइट्स हो रहे थे यूनिवर्सिटीज़ में भी। सो इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वर कंबाइंड इन अ रिपोर्ट। अब जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं एकेडमिया में, जहाँ पर प्रोफेसर्स आते हैं, पीएचडी कैंडिडेट्स आते हैं, उससे कुछ नया निकलता है, किताबों के रूप में, रिपोर्ट्स के रूप में, रिसर्च पेपर के रूप में छपता है। इसको जो छापने का काम किया, इसकी प्रोसीडिंग्स एक तरीके से वो थी बाय फ्रैंक मरीनी इन 1971, नेम्ड टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव। तो नए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरह, परंतु न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आगे जाके रिप्लेस हो गया बाजारवाद के एक और नए तरीके से, जहाँ पर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया, और उसके बाद भी ये चलता रहा। इवोल्यूशन पर्टिकुलरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लगातार हो रहा है, इसीलिए ये पढ़ना बहुत ही अच्छा और एक तरीके से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप लगातार देखते हैं कि सब्जेक्ट अपने को चेंज कर रहा है, क्योंकि ये एक्शन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, और इसी वजह से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको समाज में जो मांग है उसके अनुसार चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चेंज को आप देख पा रहे हैं। अब सेकंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस की हम बात करें तो ये सेट ऑफ मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंसेस हैं जो अब तक 3 हो चुकी हैं। ये हर 20 वर्ष के बाद संपन्न होती हैं। तो पहली 1968 में हुई, दूसरी आपकी 1988 देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ लिखा हुआ है, और तीसरी आपकी 2008 में हुई, और चौथी जो है अब 2028 में ड्यू है। सो इन तीनों को हम अभी कवर कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक और स्कॉलर हैं जो कि जॉर्ज फ्रेडरिक्सन हैं, अनदर डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अमेरिका। और सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस होती है 1988 में, और 20 साल के बाद फिर से स्कॉलर्स जमा होते हैं। परंतु यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंसेस में बहुत अंतर है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा माहौल नहीं था जो कि 1968 के अमेरिका में हो रहा था। चीज़ें सेटल हो गई थी, ब्लैक्स ने अपना राइट्स एक तरीके से ले लिया था, गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स लाके चीज़ों को बेहतर किया, और यहाँ पर इकोनॉमी यूएस की अच्छी चल रही थी, सेंस ऑफ यूफोरिया था, ग्रोथ अच्छी थी, लोगों को बेहतर जीवन जीने को मिल रहा था। और फॉर द सपोर्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ यूएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस करी गई दूसरी, क्योंकि स्कॉलर्स ने डिसाइड किया था कि हम 20 साल के बाद हमेशा ऐसा करेंगे। और पार्टिसिपेंट्स वन फ्रॉम डाइवर्स फील्ड, जैसे कि हमने देखा कि मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1 में ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंस के लोग थे, परंतु यहाँ पर लॉ, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी व अन्य बहुत तरीके के डिसिप्लिनरी क्षेत्र से लोग आए थे। इंटरडिसिप्लिनरी थी, वाइड इसके ऑडियंसेस थे, वाइड इसके प्रैक्टिशनर्स थे, स्कॉलर्स वहाँ पर आए हुए थे। चेयरमैनशिप जैसे मैंने बता दिया फेडरिक्सन, प्रोफेसर फेडरिक्सन के अंतर्गत ये संपन्न हुआ। इसका फोकस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे काफ़ी था। इसी से हमें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का उदय होना शुरू हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। जब जब ये सरकारें, जब जब ये कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उनसे कुछ नया एक मुद्दा, नया एक पैराडाइम उभर के आया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे कि हमने बात करी थी 1968 में, हमने कहा कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया। इसी तरह 1988 की कॉन्फ्रेंस के बाद इसके लिए बुक्स छपी, इसके कॉन्फ्रेंस के जो रिसर्च पेपर थे वहाँ छपे, और आगे चल के न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो कि एक एवेटार है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, विद द टिंच ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आपको ये भी देखने को मिलता है। इसी समय वर्ल्ड बैंक भी काफ़ी भरसक प्रयास कर रहा था गुड गवर्नेंस पे फोकस करने का, और एक तरीके से गुड गवर्नेंस भी जो है एक इम्पोज्ड आइडेंटिटी है, इम्पोज्ड आइडियोलॉजी इकोनॉमिक है कहीं मायने में, क्योंकि वो एक भूमिका तैयार करता है प्राइवेट कंपनीज़ के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में आने की, बशर्ते उसके पीछे जो तथ्य दिए गए हैं वो ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस, जैसे आरटीआई जैसी सुविधा, और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। परंतु ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। साथ में आपने ये भी पढ़ा होगा, या आपको पता तो होगा ही, कि हमारे देश में 1991 में ऐसे सुधार हुए जहां पर एलपीजी रिफॉर्म्स को हमने अपनाया। तो इसका जो बैकग्राउंड था वो यहाँ पर तैयार हो रहा था 80s के दशक में। आगे बढ़ते हैं। न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इससे उभर के आया। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा,
और जो बिग ब्यूरोक्रेसी का मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको, 1968 के बाद जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया था, उसको लागू करने के बाद बहुत सारे स्कॉलर्स ने उसके बारे में एंटी रिमार्क दिए, उसमें खामियां दिखाई, तो वो एक तरीके से रिप्लेस हो गया। और रिप्लेस किससे हुआ? ज़्यादा मार्केट टाइप के वर्जन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हम बेसिक सा डिफरेंस देख लेते हैं 1 और 2 मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंसेस में क्या था। जैसे कि मैंने बताया था, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर्स के साथ संपन्न हुई थी, परंतु जो मिनोब्रुक सेकंड थी उसमें बहुत डाइवर्सिटी थी, जैसे कि पॉलिसी स्टडीज़, पॉलिसी एनालिसिस, इकोनॉमिक्स, प्लानिंग, अर्बन स्टडीज़, मैनेजमेंट, लॉ, सोशलॉजी। टोन और टेम्पर जो रेडिकल था, कॉन्फ्रंटेशनल था, बहुत गुस्से में थे स्कॉलर्स, उनको लग रहा था कि हमारे देश में बहुत ही बुरी स्थिति है और हमें चेंज करना है। यहाँ पर सब ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, रिस्पेक्टफुल ज़्यादा थे एक दूसरे के प्रति, और टेम्पर भी सोबर था। यहाँ पर रिप्रेजेंट जो किया जा रहा था वेल इंटेंशन्ड बट ओवर एम्बिशियस ऑप्टिमिज्म था। यहाँ पर पीपल वर कमिंग विद अ व्यू कि हमें सब कुछ चेंज कर देना है, बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति वहाँ पर देखने को मिल रही थी। परंतु हम ये देखते हैं यहाँ पर एक तरीके से प्रैग्मेटिज्म आ गया था कि जो चीज़ प्रैक्टिकल है उसको समझने लगे थे कि एकदम से दुनिया चेंज नहीं होती, एक कॉन्फ्रेंस से दुनिया चेंज नहीं होती। और गवर्नमेंट की कन्फर्मिंग इनएविटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एज अ टूल फॉर स्ट्रेंथनिंग सोसाइटी, इसका मतलब गवर्नमेंट को आप पूरी तरह से दरकिनार नहीं कर सकते, उसका ब्यूरोक्रेसी का भी रोल है, ये भी बात करी गई थी। और यहाँ पर तो एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी का बहुत क्रिटिसिज्म था, ब्यूरोक्रेसी को टोटल चेंज करने की बात हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 2008 में हुई। 2008 के दौर तक आते हैं, अगर 1988 के दौर से, तो 2001 में बहुत बड़ी एक शुरुआत के दशक में, जैसे ही 2000 शुरू हुए, 2000, 2001, 2, 3, इस समय अमेरिका में कुछ बहुत ही बड़ी घटनाएं हुई, जैसे कि 9/11 की घटना थी, 9 सितंबर की घटना थी, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड टावर्स पे क्या कर दिया था? टेररिस्ट अटैक हो गया था, टेररिज्म का अटैक हो गया था। साथ में इसके अलावा 2008 में एक बहुत बड़ा संकट भी आया था, जिसको हम बोलते हैं आपका सब प्राइम क्राइसिस, जहां पर एक बड़ा बैंक फेल हो गया और उससे ये सब प्राइम क्राइसिस इकोनॉमिक रिसेशन के रूप में तब्दील हो गया और पूरे देश में फैल गया, और उसका असर भारत जैसी डेवलपिंग कंट्रीज पे भी पड़ा। साथ में इसके अलावा ग्लोबल कंसर्न्स, ग्लोबल टेररिज्म, इकोनॉमी की हालत ख़राब, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस, क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे वो और कंट्रीज से भी आए थे, और इन अ वे इट वाज ग्लोबल इन अप्रोच, ग्लोबल चैलेंजेस की बात कर रहे थे, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे ग्लोबली हम रेलेवेंट बनाएं, अंडर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज़ के प्रति कैसे इसको वहाँ की भी समस्या सुलझाएं, और क्या जो हम एक छोटे दायरे में, नैरो दायरे में देख रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या वो सही है? क्यों नहीं प्रॉब्लम्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ एशिया लाइक इंडिया, पाकिस्तान आर ऑल्सो वेरी रेलिवेंट। सो दैट इज़ वाई पार्टिसिपेंट्स अलग अलग जगह से, कंट्रीज से बुलाए गए थे। डिस्कशन हुआ कि द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक मैनेजमेंट और पब्लिक सर्विसेज अराउंड द वर्ल्ड, ये मेन थीम थी। अराउंड द वर्ल्ड की फ्यूचर क्या रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 2008 में लोगों को ये आभास हो रहा था कि गवर्नमेंट ही एकमात्र एजेंसी नहीं है, गवर्नमेंट ही एकमात्र शक्ति नहीं है जिसके द्वारा समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में और फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी सिविल सोसाइटी, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने भी काफ़ी काम किए हैं, और ये रेलेवेंट हैं। इस चीज़ को समझा जा रहा था स्कॉलर्स के माध्यम से भी। तो फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, पब्लिक मैनेजमेंट और पब्लिक सर्विसेज अराउंड द वर्ल्ड। साथ में अभी जो मैंने आपको बात बताई उसको भी हम दोबारा से यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर स्कॉलर्स बहुत अलग अलग कंट्रीज़ के थे। साथ में
एनालिसिस करा गया था करंट स्टेट और फ्यूचर फील्ड में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रहने वाला है। जो माइल्ड, मेलो और सोबर था, लोग एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्से में नहीं थे जैसे पहली मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस में थे, या फिर कॉन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड नहीं था। एक ऑल एनकम्पासिंग और एक तरीके से सारे दुनिया के अलग अलग मुल्कों से आए हुए स्कॉलर्स को एक जगह जोड़ा गया था। सो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रोजमेरी ओ'Leary, another professor of political science and public administration in USA, distinguished scholar, और यहाँ की भी प्रोसीडिंग्स जो हैं रोजमेरी जी ने अपनी किताब में भी लिखी, द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अराउंड द वर्ल्ड, ये इम्पॉर्टेंट है। द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव बाय रोजमेरी ओ'Leary, डेविड एंड सोनही, ये स्कॉलर्स थे, इन्होंने इसको छापा। मोस्ट प्रिवेलेंट एंड इम्पॉर्टेंट इशू एड्रेस जो हुआ था मिनोब्रुक थर्ड में वॉज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द फील्ड। हम बात कर रहे थे कि एलपीजी रिफॉर्म्स के लिए बात हो रही थी 1988 की सेकेंड कॉन्फ्रेंस में, और वो आया जब 1990s में, जैसे भारत में या फिर और जो एशियन कंट्रीज़ हैं या लैटिन अमेरिकन कंट्री, और इससे प्रभावित हुई वेस्टर्न वर्ल्ड भी। कंप्यूटर, इंटरनेट आने से दुनिया जुड़ गई, एक जगह की समस्याएं दूसरी जगह की समस्याएं भी हो गई। इससे क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ सीखा? क्या वो अपने में बदलाव कर पाए? क्या उन पे इम्पैक्ट हुआ? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था जो कि यहाँ पर डिस्कस किया गया स्कॉलर्स के द्वारा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पीएचडी स्कॉलर्स, रिसर्च पेपर्स लिखने वाले प्रोफेसर्स के द्वारा, प्रैक्टिशनर्स के द्वारा। यहाँ पर टॉपिक्स जो एक्सप्लोर और हुए थे, डिबेट हुई थी जिन पे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्कॉलरशिप को आप रेलेवेंट बनाएं, ऐसे मुद्दों पे पीएचडी करें, ऐसे मुद्दों पे लिखें स्कॉलर्स, ऐसे मुद्दों पे रिसर्च पेपर आए जो कि वास्तव में जनता की समस्या है। इसके अलावा कोलैबोरेटिव गवर्नेंस की बात हुई, जो मैं आपको बता रहा था कि केवल एकमात्र गवर्नमेंट इज नॉट इन फोर्स, केवल ये फोर्स नहीं रह गई, इसके साथ एनजीओ भी बहुत कुछ कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत कुछ कर सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जैसी संस्थानें, सिविल सोसाइटी, ये सब भी बहुत रेलेवेंट हैं। डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे बात हुई। इसके अलावा फिनेंशियल मैनेजमेंट कैसे सही करना है, ग्लोबलाइजेशन और कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव पे बात हुई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, कि कैसे ग्लोबलाइजेशन ने साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन, यूरोपियन और अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभावित किया है। उसका एक कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में देखा गया कहाँ पर इन घटकों के माध्यम से गवर्नमेंट क्या हो रही है, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स कर पा रही है बेहतर लोगों को शासन देने के लिए। साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2008 तक आपको पता है काफ़ी इंटरनेट आ चुका था वर्ल्ड में। भारत में भले ही जो इंटरनेट पेनिट्रेशन था वो 10% से भी कम था, परंतु वेस्टर्न वर्ल्ड में तो काफ़ी था, और एटलीस्ट भारत में भी गवर्नमेंट ने तो यूज़ करना शुरू कर दिया था। आईटी और मैनेजमेंट, लॉ, पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे एक दूसरे से संबंधित है, सोशल इक्विटी और जस्टिस कैसे लाया जा सकता है, कैसे जो समाज में बहुत भेदभाव है रिलेशन टू इकोनॉमिक एस्पेक्ट, फिनेंशियल एस्पेक्ट और सोशल एस्पेक्ट, उसको कैसे कम किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि 2008 का जो सब प्राइम क्राइसिस था वो अपने आप में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी से हुआ था। और लेमन ब्रदर्स नाम का एक बहुत बड़ी बैंकिंग संस्थान थी, वो पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी और वो कंटेजियस की तरह फैल गया और पूरे के पूरे विश्व को दिक्कत हुई। ट्रेनिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की जो कि केवल और केवल गवर्नमेंट फंक्शंस पे ध्यान नहीं देगा, बल्कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स को गवर्नमेंट के साथ एनजीओज, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ऐसी नई जो लोगों की एक नई टाइप की कोलैबोरेशंस होगी, उसके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। कोई भी अकेला गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर पाएगी। ऐसे में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले से काम कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स, वो अपनी थिंकिंग को कैसे चेंज करेंगे, बिकॉज दे मे हैव वर्कड ऑलवेज इन अ ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, नाउ दे हैव टू बी मोर, दे हैव टू रीच आउट टू पीपल। वो उनको लोगों के समक्ष जाना होगा, संस्थानों के समक्ष जाना होगा, वहाँ पर उनके ऑर्डर
बिना किसी विरोध के नहीं माने जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब है लोग अपनी भी एक बात रखेंगे सामने, जो कि ब्यूरोक्रेसी में तो हायरार्की लेड इन गवर्नमेंट होती है, एक बात कह दी तो वो मानी ही जाती है, पर अब ऐसा नहीं होगा। कैसे इस तरह के नेक्स्ट जनरेशन के पब्लिक सर्वेंट्स हम कैसे तैयार करेंगे? अब इसी पर्सपेक्टिव में जब हम देखते हैं तो हम भारत के संदर्भ की बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है गवर्नेंस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इवॉल्विंग फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम थी जो कि आपको देखने को मिली मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस थर्ड में। और आपको याद होगा कि 2014 में ही मिस्टर मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक नारा दिया था, एंड दैट वाज मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ये ही 2008 में यहाँ पर मिनोब्रुक में क्या हो रहा था, डिस्कशन हो रहा था, फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस। अब ये एक दूसरे से कैसे ताल्लुक़ रखते हैं आप ये भी देखिए, और ये भी देखिएगा कि जब हमने बात करी थी 1988 के सेकंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस की, तो हमने बात करी कि उसमें एलपीजी के बारे में डिस्कस किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और 1991 में भारत ने वो अपने को उसके लिए खोल लिया, हमने भी अपना लिया। अब यहाँ देखिए 2008 में डिस्कशन होता है कॉन्फ्रेंसेस में मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, और भारत में 2014 में प्रधानमंत्री इसको अपना मुख्य मुद्दा बना लेते हैं। इसके अराउंड वो अपनी पूरी गवर्नमेंट को रीऑर्गेनाइज करते हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी को, मिनिस्ट्रीज़ को, और तरीका जो है भारत में बदल गया। जैसे कि हमने बात की 2008 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट की बात हो रही थी, आज आप जानते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यूपीआई और ऐसे अन्य आधुनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे डिजी लॉकर, हमारी पूरी गवर्नेंस का स्टाइल बदल गया है। हमने नए टाइप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स, पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने वाले तैयार किए हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी में भी चेंज हो रहा है, लेटरल एंट्री की बात हो रही है, आरंभ, नई तरीके की ट्रेनिंग शुरू हुई है। सो गवर्नेंस इन मेनी कंट्रीज इज चेंजिंग फ्रॉम हायरार्की से बेस्ड, क्षमा चाहूँगा, हायरार्की से बेस्ड। हायरार्की क्या होती है? मतलब ऊपर से नीचे जो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे जो चीज़ें आ रही हैं, दोज थिंग्स आर वेरी इनटू अ लेन, हाईली हायरार्किकल, एक स्तर से दूसरे स्तर पे आना। जैसे आप भारत में जानते हैं कि अगर कोई भी छोटा काम करवाना है तो दैट स्टार्ट विद पटवारी एट तहसील स्तर एंड इट गोज अप टू चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, किसी भी स्टेट में, एंड दीज ऑल लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट एड टू लॉट ऑफ डिलेज इन टाइम। या फिर पहले आप जानते थे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से पहले से, जब बैंकों में अब सीधे पैसा आ जाता है, वहाँ से पहले एक ऐसी स्थिति थी कि सब पैसा आने में कई हाथों के बीच से होके गुजरता था, साथ में उसमें बहुत डिलेज होते थे। इसको कट कर दिया। स्टोव पाइप्ड अप्रोच होता है, जो मतलब एक ही जगह से, जब हम किसी एक ही जगह से चीज़ें लेते हैं कि केवल गवर्नमेंट ही ऐसा करेगी और हायरार्की से चीज़ें आ रही हैं, ऊपर से आदेश नहीं आएगा, हम कुछ भी नहीं करेंगे, सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसीज होती हैं। उससे हटके नेटवर्क्ड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हुआ, जहां आईटी का यूज़ होता है। गवर्नमेंट इज इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल एक्टर, पर यह भी रियलाइज हुआ 2008 की ही कॉन्फ्रेंस में ये डिस्कस किया गया कि ये एकमात्र ऐसा नहीं है कि ओनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। इसका मतलब क्या है? प्राइवेट सेक्टर भी तो हेल्प कर सकता है, सिविल सोसाइटी भी तो हेल्प कर सकती है, एनजीओ भी तो आ सकते हैं, साथ में हम प्राइवेट सेक्टर की बेस्ट पॉलिसीज़ को अपना सकते हैं। इसी के साथ साथ आजकल भी ये मुद्दा चल रहा है और चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे कई राज्यों में जो पब्लिक पॉलिसी के पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, वो जाके क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एसडीएम्स के साथ मिलके चेंज लाना चाह रहे हैं और तहसील और जिला स्तर के प्रशासन को बिल्कुल चेंज कर रहे हैं, प्लानिंग में मदद कर रहे हैं। ऐसी एक जो स्कीम है, चीफ मिनिस्टर्स स्कॉलरशिप, एक शुरू करी गई है हरियाणा राज्य में भी, और इसके बारे में काफ़ी स्कॉलर्स लिख भी रहे हैं। जैसे यामिनी अय्यर जी ने एक आर्टिकल लिखा था डेक्कन हेराल्ड में थोड़े दिन पहले। इट वॉज अबाउट नेटवर्क गवर्नमेंट, इट वॉज अबाउट ये जो नया बयार आ रहा है
वो कैसे प्रभावित कर रहा है। तो गवर्नेंस फॉर्म्स एंड फंक्शन आर इवॉल्व हो रहे हैं। गवर्नमेंट नई तरीके से चल रही है, आईटी आ गया है, प्राइवेट सेक्टर से भी लिया जा रहा है, और हमें ये देखने को मिल रहा है कि कनेक्टेडनेस हो रहा है थ्रू नेटवर्क्स, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, सब कॉन्ट्रैक्ट, रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कई तरीके से ऐप्स के माध्यम से और आईटी के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, यहाँ तक कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है, गवर्नेंस में सुधार देखने को मिल रहा है, इनोवेशंस हो रही हैं। तो ये आप जो देखा कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी होता है वो कितना आपके ग्राउंड पे प्रैक्टिकल है और उससे आप कितना कनेक्टेड हो पाते हैं, आपने देखने को मिला। ये एक पेपर 1 का टॉपिक है, परंतु हमने देखा इसको हमने पेपर 2 से लिंक किया, भारत के गवर्नेंस से लिंक किया। यही कला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे नंबर लाने की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। साथ में ऐसे ही महत्वपूर्ण और जानकारीवर्धक वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।